आइए अब हम जानते हैं फिनॉल की एक और महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन यह अभिक्रिया भी कुछ कोल्बे अभिक्रिया की तरह ही है। यहाँ पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और उसके पश्चात इसका अम्लीय जलवघटन करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण यौगिक प्राप्त होता है जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। वास्तव में इस अभिक्रिया में फिनॉल की क्रिया पहले क्षार के द्वारा होती है और क्षार तथा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होने के पश्चात यहाँ पर फिनॉल से फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। साथ ही साथ ऑर्थो पोजीशन पर CHCl2 समूह की एंट्री हो जाती है। अब इसके पश्चात पुनः क्षार के अतिरिक्त अणु से क्रिया होती है और यहाँ पर जो CHCl2 समूह है वह CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से हमें जो सोडियम फेनॉक्साइड आयन है उसके साथ ही साथ यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह मिलता है, जिसका अंत में अम्लीय जलवघटन कराने पर हमें पुनः जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वह मिल जाता है जिसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से फिनॉल के द्वारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो कंपाउंड है प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है उसे हम राइमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वास्तव में ये अभिक्रिया होती किस तरह से है, जिससे ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी कि हम अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हम फिनॉल की क्रिया यहाँ पर दो अभिकर्मकों के साथ कराते हैं, यहाँ पर क्षारीय माध्यम होता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है वह क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। अब क्लोरोफॉर्म की संरचना आप जानते हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और साथ ही साथ इससे 3 क्लोरो एटम जुड़े होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्लोरीन परमाणु होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच सकते हैं। साथ ही साथ इससे जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन परमाणु है वह आसानी से प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो सकता है। तो जब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार का काम होता है हाइड्रोक्साइड आयन देना। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है वह इस प्रोटॉन, क्लोरोफॉर्म के प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है। जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और चूंकि कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा अब कार्बन के पास आ गया है और इस तरह से यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन से 3 क्लोरो एटम जुड़े हुए हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसके पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर 3 जो क्लोरीन परमाणु होते हैं उसमें से एक क्लोरीन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपने साथ लेकर Cl- के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके पश्चात हमें जो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन है जिससे 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कार्बन पर 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होता है। इस प्रकार का जो इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है इसे हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका जब हम संकरण देखें तो यहाँ पर 2 बंध हैं और एक लोन पेयर उपस्थित है, यानी कि इसमें जो संकरण होगा वह sp2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2
तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ इन्होंने जो साझे के बंध बनाए हुए हैं उसके, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के रूप में उपस्थित हैं, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरी ओर अब हम यहाँ पर देखें, चूंकि ये इनकी क्रिया हमें फिनॉल से करानी है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फिनॉल, और जब इस फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ होती है तो यहाँ पर क्षार पुनः हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और यहाँ पर जो फिनॉल का अम्लीय हाइड्रोजन है वह आसानी से निष्कासित हो जाता है जल के रूप में, और इस तरह से यहाँ पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। हम जानते हैं कि फिनॉल की तुलना में जो फिनॉक्साइड आयन होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए ज़्यादा सक्रिय होता है तथा आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो फिनॉक्साइड आयन होगा वह रिजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेगा, जिससे यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन बंध की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, जो आर्थो पोजीशन के बीच जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह आर्थो कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि बेंजीन में जब फिनॉल में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है रेजोनेंस की वजह से, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और इसीलिए हमें ऑर्थो और पैरा समावयवी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन हमने ये भी जाना है कि यहाँ पर जो पैरा समावयवी होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं और सिमेट्रिकल होने की वजह से इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। लेकिन हमने ये भी जाना है कि जब आर्थो समावयवी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध की संभावना होती है, उस स्थिति में हाइड्रोजन बंध की वजह से ये आर्थो समावयवी पैरा समावयवी की तुलना में अधिक स्थायी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आर्थो उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे ही यहाँ पर अब चूंकि आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और जो हमने डाइक्लोरोकार्बीन तैयार हुआ है इंटरमीडिएट के रूप में, उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः यह आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है और यहाँ पर यह जुड़ जाता है। इस स्थिति में हम देखें कि इस जो संरचना हमें बन रही है उसमें जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी है वह समाप्त हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थो पोजीशन वाला कार्बन है और उसके बीच जो द्विबंध था वह यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब इसकी वजह से यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि आर्थो स्थिति में अभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ पर पुनः एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह आर्थो पोजीशन पर ये वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर पुनः द्विबंध की प्राप्ति हो जाएगी। और चूंकि ये जो हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन H+ आयन के रूप में बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो कार्बन पर यहाँ पर पहले जो नेगेटिव चार्ज आ गया था कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ने कार्बन से जुड़ने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आ गया था, तो यह नेगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रल करने के लिए यह हाइड्रोजन कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा, और इस तरह से हमें संरचना प्राप्त होगी जिसमें कि यहाँ पर बेंजीन जो रिंग है उसमें एक O- आयन जुड़ा हुआ है तथा आर्थो पोजीशन पर हमें CHCl2 संरचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब चूंकि हमें यहाँ पर CHO समूह चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर दोनों जो क्लोरो परमाणु है उसे यहाँ से हटाना होगा, और इसे हटाने के लिए क्योंकि ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और काफ़ी अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम SN रिएक्शन कराएंगे, जिससे यहाँ पर 2 अणु क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी आगे क्रिया होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन जो यहाँ से प्राप्त होंगे वो कार्बन के द्वारा पीछे से जाकर इससे जुड़ जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर एक संक्रमण
यौगिक का निर्माण होगा। और आप देख रहे हैं एसएन रिएक्शन में यहाँ पर पुनः जो क्लोरीन है वो कार्बन क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर क्लोराइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएंगे तथा कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से पुनः हमें जो संरचना प्राप्त हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन O- जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आर्थो पोजीशन पर CH जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए यह कंपाउंड कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों जो OH समूह है उसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमें जो संरचना प्राप्त होगी जिसमें आर्थो पोजीशन पर क्रमशः O- आयन होगा और दूसरे पोजीशन पर हमें CHO समूह मिल जाएगा। अब ये जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है इस संरचना का इसका हम आगे अम्लीय जल अपघटन करेंगे। यहाँ पर प्रोटोनेशन करने पर हमें पुनः जो ऑक्सीजन है उससे हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और हम बता दें कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका एक अन्य नाम भी होता है, यह सैलिसैल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से राइमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा हम फिनॉल से आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अल्कोहल तथा फिनॉलों की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया जान लेने के पश्चात आइए अब हम कुछ औद्योगिक महत्व के अल्कोहल्स के विषय में जानते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अल्कोहल हमारे औद्योगिक महत्व के कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनका बहुत से पदार्थों जैसे कि पेंट उद्योग या वार्निश उद्योग में विलायक के तौर पर भी उपयोग होता है और साथ ही साथ ये बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों जैसे कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि कंपाउंड्स के बनाने के लिए भी ये आधार यौगिक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी औद्योगिक महत्व के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेथेनॉल के बारे में जिसका सामान्य सूत्र आप जानते हैं ये होता है CH3OH। मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है क्योंकि पहले के ज़माने में इसे लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता था जिसमें लकड़ी को एक बंद चैम्बर में लेकर वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता था जिससे उस लकड़ी के अंदर उपस्थित जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं वो बाहर आ जाते थे और जिसे ठंडा करके वहां से मेथेनॉल प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन आजकल मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन करने के लिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय अपचयन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसके मिश्रण को जब हम उत्प्रेरक जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के ऊपर उच्च ताप 200 से 300 वायुमंडलीय दाब तथा 573 से 673 केल्विन तापमान पर जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है और यही विधि के द्वारा हम इसे औद्योगिक तौर पर प्राप्त करते हैं। मेथेनॉल के यदि हम गुण देखें तो यह रंगहीन पदार्थ है, रंगहीन द्रव होता है और साथ ही साथ यह विषैली प्रकृति का भी होता है। यदि इसकी कम मात्रा का सेवन किया जाए तो अंधापन आ सकता है और यदि अधिक मात्रा का सेवन किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि मेथेनॉल का उपयोग जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये पेंट वार्निश उद्योगों में विलायक के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है उसे प्राप्त करने के लिए मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण अल्कोहल एथेनॉल। एथेनॉल का भी बहुत अधिक औद्योगिक महत्व है और इसीलिए औद्योगिक तौर पर इसे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है।
यदि हम मेथेनॉल को लें तो मेथेनॉल का जो पहले उत्पादन किया जाता था वो ज़्यादातर किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि काफ़ी पुरानी विधि है। इसमें हम शीरे, जिसे कि मोलेसिस कहते हैं, या फिर जैसे इक्षु शर्करा के किण्वन के द्वारा, या साथ ही साथ यहाँ पर जो द्राक्ष यानी कि अंगूर होते हैं, तो द्राक्ष शर्करा के किण्वन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता था। मोलेसिस के द्वारा इसके निर्माण के लिए जो गन्ने की शक्कर जो बनाई जाती है, तो गन्ने की शक्कर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाने के पश्चात जो नीचे का बचा हुआ द्रव होता है उसे मोलेसिस या शीरा कहते हैं। और इस शीरे में ईस्ट के द्वारा किण्वन अभिक्रिया कराकर इससे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं कि जो ईस्ट है वो दो प्रकार के एंजाइम्स उत्पन्न करता है, एक इन्वर्टेज और दूसरा जाइमेज। तो शुरू में जो शीरा होता है जिसमें कि सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज जिसका सूत्र हम जानते हैं C12H22O11। इस सुक्रोज को जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके पश्चात जो प्राप्त ग्लूकोज होता है, और यहाँ पर जो दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज, तो यह ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह पूरी अभिक्रिया वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है, और यहाँ पर बीच बीच में हम देखते रहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए जो पूरा हमारा जो अभिक्रिया मिक्सचर होता है उसमें बुलबुले निकलते रहते हैं, और जैसे ही बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो फर्मेंटेशन की अभिक्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पूरे अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित रखी जाती है, और कहीं पर गलती से यदि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, तो हम जानते हैं कि जो अल्कोहल है, बना हुआ अल्कोहल है, वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो अल्कोहलिक पेय है उसका जो स्वाद है वह नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम द्राक्ष शर्करा की बात करें तो अंगूर जब काफ़ी पक जाते हैं तो उनके तथा उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ उनकी जो ऊपरी सतह होती है उसमें ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईस्ट होते हैं, जब इनको पके हुए अंगूरों को कुचला जाता है तो यहाँ पर ईस्ट के द्वारा उत्पन्न जो एंजाइम्स हैं उनकी शर्करा के साथ क्रिया हो जाती है, और इसके फलस्वरूप फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और यहाँ पर भी जो द्राक्ष शर्करा है वह एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से हम किण्वन विधि के द्वारा शीरे या विभिन्न फलों जैसे कि अंगूर के द्वारा एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर लेकिन ये काफ़ी पुरानी विधि है और लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही है, लेकिन आजकल एथेनॉल के वृहद उत्पादन के लिए एथीन के जल योजन की क्रिया को अपनाया जाता है, जिसके हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर एथीन के जल योजन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं एथेनॉल के गुणों के विषय में। एथेनॉल रंगहीन द्रव होता है, और यहाँ पर इसका जो क्वथनांक होता है वह 351 केल्विन होता है। इसका भी यदि हम उपयोग लें तो काफ़ी पेंट या वार्निश उद्योगों में इसका उपयोग विलायक के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए आधार यौगिक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखें कि एथेनॉल का दुष्प्रभाव। एथेनॉल को सीधे इसका प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, और यदि इसकी कम मात्रा का सेवन भी किया जाए तो इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रभावित होता है, और इसमें व्यक्ति के सोचने समझने या निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो बेहोशी आ सकती है, तथा उच्च सांद्रता में यदि इसका सेवन किया जाए तो यह प्राणघातक भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एथेनॉल का विकृतीकरण। जैसे कि मैंने बताया कि एथेनॉल का औद्योगिक उपयोग बहुत अधिक होता है,
और औद्योगिक एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए या इसे पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें कुछ वस्तुएं मिलाई जाती हैं, इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है, जिससे इसका रंग कुछ नीला हो जाता है। साथ ही साथ इसमें दुर्गंध उत्पन्न करने के लिए इसमें पिरिडीन मिला दिया जाता है और इस तरह से जो कॉपर सल्फेट और पिरिडीन युक्त एथेनॉल होता है वह पीने के लिए बिल्कुल अयोग्य होता है, क्योंकि यह विषाक्त हो गया होता है। और साथ ही साथ इसे हम एथेनॉल का विकृतीकरण कहते हैं और इस क्रिया के द्वारा जो औद्योगिक अल्कोहल है उसके दुरुपयोग को रोका जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो एथेनॉल या मेथेनॉल है ये काफ़ी औद्योगिक महत्व के हैं तथा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।